कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड कीना दिखाई देती है। उसकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में हमें बताया जाता है कि उसकी पुरानी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा दर्द भरी थी। उसके माता पिता का कोई अता पता नहीं था। बंदी के पास एंटरटेनमेंट के नाम पर बस कुछ चंद पैसों से ख़रीदी गई हुई वो रोमांस नॉवेल्स थी। उसने गरीबी से एस्केप करने के लिए उस कीना ने इतनी पढ़ाई की, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की कि उसने सीधे स्कॉलरशिप पर एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पर ग्रेजुएशन के बाद फिर से गरीब होने के डर से उसने खुद पे इतना ओवरवर्क किया कि भाई वो सीधे लड़की फर्श पे गिर गई और खेल ख़त्म हो गया। मरने के बाद उसका बस एक ही शॉट था, भाई मुझे नहीं मरना था। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमारी महारानी अपनी दासी के साथ एक दासी की पोशाक पहनकर भाग रही थी। दासी बेचारी हांफते हुए कह रही थी, मिस मैजेस्टी आप इतनी तेज़ क्यों भाग रही हो? आप तो पहली बार इस शहर में आई हो, फिर आपको सारे रास्ते कैसे पता हैं? हमारी लड़की मन में सोचती है, अरे बहन, जब मैं अपने कमरे में बंद थी तब मैंने पूरे मैप्स रट मारे थे। और अंदर जाते ही उनका सामना होता है गामा से, जो कि खुद को एम्परर का खास हकीम समझता है। उसका एटीट्यूड भाई साहब एकदम सातवें आसमान पर, चेहरा आधा अंधेरे में। फिर कीना को याद आता है कि नॉवल में भी उसने पढ़ा था कि ये गामा ऐसा ही एटीट्यूड वाला और क्रूर था। फिर कीना कहती है, मुझे एक खास ड्रग का एंटीडोट चाहिए। गामा ईगो से हंसता है और कहता है, सुन लड़की, मैं राजा का खास बंदा हूँ। मैं ऐसे किसी के भी लिए दवाइयाँ नहीं बनाता हूँ। फिर कीना अपनी असली पत्ते खोलती है। वो अपनी पोशाक के अंदर से एक चमचमाती हुई जादुई खंजर निकालती है। खंजर देखते ही जैसे मानो गामा के तो रंग उड़ गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कांपते हुए कहता है, ये लेंजाक खंजर है। इस पर सिर्फ सम्राट का चिन्ह बना है। तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? असल में ये खंजर उसे शादी के वक्त मिला था, इस मैसेज के साथ कि अगर राजा का जुल्म बर्दाश्त ना हो तो इससे सुसाइड कर लेना। लेकिन यहाँ कीना ने इसका इस्तेमाल डराने के लिए किया। गामा तुरंत घुटनों पर आ जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो महारानी हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ करें, अंदर आइए। तो सभी अंदर जाते हैं और साथ में टेबल पर बैठते हैं। चाय पर चर्चा करते हुए कीना कहती है कि उसे ऊपर से टॉप सीक्रेट रिक्वेस्ट आई है कि वो दवा जो 6 महीने में इंसान को मार देती है उसका एंटीडोट तुरंत बनाओ। गामा चौंक जाता है और कहता है, अरे वो जहर तो मैंने परसों ही बना कर दिया था, इतनी जल्दी मन बदल गया? कीना कहती है, हाँ वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। बात मानोगे तो ये कीमती हीरों का हार तुम्हारा, और अगर मना किया तो समझ लो क्या होगा। हार की चमक देखकर और मौत का डर सुनकर गामा तुरंत पिघल जाता है। वह 3 घंटे के अंदर एक नीले रंग का चमचमाता हुआ एंटीडोट तैयार कर देता है। कीना उसे हार दे देती है और मन में सोचती है, चलो ये बंदा तो बड़ा सीधा निकला, आगे भी काम आएगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब आता है स्टोरी का सबसे खूबसूरत और सस्पेंस से भरा हुआ सीन। रात का वक्त है, महल एकदम चमचमा रहा है। द डे ऑफ द डिनर। सामने टेबल पर बैठा है वो खतरनाक सफ़ेद बालों वाला, लाल आंखों वाला सम्राट, द एम्परर, एकदम कोल्ड एंड हैंडसम विलन वाइब्स के साथ। वो मुस्कुराते हुए कीना का स्वागत करता है और कहता है, तुम आ गई। वह एक शानदार कांच की ग्लास में लाल वाइन आगे बढ़ाता है। वाइन का ग्लास ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें साक्षात मौत तैर रही हो। सम्राट कहता है, यह वाइन खास तुम्हारे लिए है, इसे एक ही घोंट में पूरा पी जाओ। हमारी कीना को यकीन है कि गामा जीनियस है और उसकी दवा ज़रूर काम करेगी, लेकिन तब भी उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा है और उसने बड़ी हिम्मत से पूरी वाइन एक ही घोंट में गटक ली। जैसे ही हमारी कीना उस वाइन को एक ही घोंट में पूरा पी जाती है, वहाँ का माहौल मानो जैसे एकदम ठंडा हो जाता है। राजा अपनी लाल आँखें चमकाते हुए उसे देखता है। चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान है जो सीधे विलन वाली वाइब्स दे रही है। वह धीरे से कहता है, बहुत अच्छे। कीना वाइन का खाली ग्लास टेबल पर रखती है। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा है, पर वो बाहर से एकदम कूल, काम और कलेक्टेड दिखने की कोशिश एक्टिंग कर रही है। मन में सोचती है, चलो पहला स्टेप तो पार हुआ, बस जहरीली रात को सरवाइव करना है। एम्परर सीधा राज का बम फोड़ ही देता है। वो क्रीपी स्माइल के साथ सीधा विलन वाला बॉम्ब फोड़ता है। उसने बोला कि उस वाइन में एक ऐसा पॉइज़न है जो कीना को 6 मंथ्स में ख़त्म कर देगा, और वो बस उसकी डर से कांपती हुई मौत को देखना चाहता है। सीरियस कहता है, आई सी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यू आर गोइंग टू डाई इन 6 मंथ्स। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कीना कहती है,
मुझे डर नहीं लगता योर मैजेस्टी। मेरे पास मेरी अपनी खुद की डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर कीना का दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होता है। वो सोचती है कि अभी मेरे पास कुछ कहने का मौका नहीं है। अभी पहले सीरियस का गुस्सा शांत करना होगा, क्योंकि यहाँ से मैं भाग भी नहीं सकती हूँ। तभी सीरियस गुस्से में कहता है, तुम जैसी यूजलेस चीज़ मुझे एंटरटेन भी नहीं कर सकती। और उसने सीधा अपने स्वॉर्ड निकालकर कीना के गाल पर रख दी। लाइक लिटरली डेथ डेट पास आ गई है। कीना डरते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे मारने से पहले प्लीज़ थोड़ा रुकिए। आई स्वेयर मैं इन 6 महीनों में आपके काम आऊँगी। मैं आपकी हर विश पूरी करूँगी। सीरियस एकदम पास आकर उससे कहता है, माई विश? तो मुझे बताओ क्या है मेरी वो विश? इस कंट्री का ग्रोथ और एक्सपेंशन। पर नॉवेल में तो ये चीज़ें कभी बताई ही नहीं गई थी कि असल में सीरियस का एम क्या है। पर उसकी पास्ट कॉर्पोरेट लाइफ के एक्सपीरियंस ने यहाँ उसको काम दिया। सीरियस ने पूछा, क्या तुम जैसी डरपोक लड़की ये कर पाएगी? मैं सिर्फ अपने कमरे में बंद नहीं थी योर मैजेस्टी, मैं इस कंट्री के बारे में सब कुछ सीख रही थी। और ये बात बिल्कुल सच थी। कीना बचपन से ही बुक्स से प्यार करती थी, ताकि वो अपने आसपास के डर और उस टॉर्चर वाले माहौल से अपना ध्यान भटका सके। उसने हर एक चीज़ पढ़ रखी थी, पर अभी भी माहौल शांत नहीं हुआ था। सीरियस की तलवार अभी भी कीना की गर्दन पर ही थी। सीरियस अपनी लाल आंखों से उसके एक्सप्रेशंस को देख रहा था। वो चेक कर रहा था कि कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है। किताबें तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ कुछ बुक्स पढ़कर इस एम्पायर को संभालने में तुम मेरी मदद कर सकती हो? कीना एकदम काम आवाज़ में कहती है, सिर्फ बुक्स नहीं योर मैजेस्टी, मैंने इस देश की इकोनॉमी, यहाँ के कबीलों की पॉलिटिक्स और आपकी मिलिट्री की कमज़ोरियों तक की स्टडी किया है। अगर आप मुझे 6 महीने का वक्त देंगे तो मैं आपके दुश्मनों को घुटनों पर ला दूंगी। और यहाँ सीरियस इस बात से हैरान था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो अपनी मौत के सामने बिजनेस डील कर रही हो। सीरियस कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, लेकिन याद रखना कीना, अगर इन 6 महीनों में तुम्हारा एक भी कदम गलत पड़ा तो मौत सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी उस प्यारी दासी की भी होगी। और तलवार के गर्दन से हटते ही कीना ने चैन की सांस ली। पर यहाँ पे ट्विस्ट सबसे बड़ा ये था कि अब उसे सिर्फ सीरियस को ही नहीं, बल्कि महल में छुपे सभी गद्दारों से भी निपटना था। तभी कमरे के बाहर से एक बहुत ही अजीब और भारी कदमों की आवाज़ आने लगती है। आखिर कौन आ रहा था इतनी आधी रात को महारानी के कमरे की तरफ? कीना अपनी दासी से सब कुछ बता ही रही थी कि और ये कोई और नहीं, ये था चांसलर राफेल। वो झूठी और फेक स्माइल के साथ कीना को ग्रीट करता है। देन कहता है, काफ़ी दिनों बाद मिलना हुआ मिस इम्प्रेस। चांसलर राफेल, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं काफ़ी वक्त से आपका धन्यवाद करना चाहती थी उस खंजर के लिए जो आपने मुझे दिया था। लेकिन रुको, ये राफेल कोई सीधा साधा अंकल नहीं है। कीना को नॉवेल से याद आता है कि ये वही बंदा है जिसने सीरियस के मुश्किल बचपन में उसका साथ दिया था, इसलिए सीरियस इस पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता है। पर सच तो ये है कि नॉवेल के एंड में यही राफेल सीरियस को धोखा देकर खुद एम्परर बन जाता है और एक टायरेनिकल रोल चलाता है। राफेल का कीना को खंजर देने का सिर्फ एक ही इरादा था कि एम्परर से डर कर वो सुसाइड कर ले और इसके रास्ते का वो कांटा ना बने, इसका रास्ता साफ हो जाए। अरे थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है एम्परर। मुझे लगा कि वो खंजर शायद आपके किसी काम आ जाए। बाय द वे, वो खंजर क्या आपके किसी काम आया? सुना आपने? ये इनडायरेक्टली जानना चाहता है कि
तुमने अभी तक खुदकुशी क्यों नहीं? बड़ी स्माइल के साथ कहती है, नहीं कुछ खास नहीं, वैसे डिनर काफ़ी अच्छा था, सब कुछ काफ़ी परफेक्ट था। राफेल उसे बड़ी शक की नज़र से देखता है। राफेल वहाँ से चला तो जाता है, पर हमारी हीरोइन का दिमाग घूम जाता है। ईस्टर्न पैलेस में सिर्फ एम्परर की प्राइवेट रूम्स और डाइनिंग हॉल हैं, जबकि सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस सेंट्रल पैलेस में हैं। तो ये चांसलर अकेले बिना किसी गार्ड के आधी रात को यहाँ क्या खिचड़ी पका रहा था? क्या कीना इसके बने बनाए प्लान पे पानी फेर पाएगी या फिर नहीं? तो अब कहानी में खुलता है राजा सीरियस का वो अतीत जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लैंडसैक रॉयल फैमिली में एक पुरानी कहानी थी कि जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा बहुत बड़ा शैतान होगा जो पूरे देश को तबाह कर देगा। और एक दिन लाल आँखों वाले ट्विन प्रिंसेस पैदा हुए। उनके पिता यानी कि किंग ने देखा कि छोटे भाई ने पैदा होते ही रोया नहीं, बस राजा ने उसे शैतान पाइन घोषित कर दिया। उसका नाम तक नहीं रखा और उसे एक अंडरग्राउंड काल कोठरी में बंद कर दिया। और बड़े भाई का नाम रखा गया जेरियस। लेकिन भाई असली ट्विस्ट तो सुनो। इस काल कोठरी में छोटे भाई को तलवारबाजी सिखाने के लिए एक नाइट रखा गया था। उसी के गाइडेंस में सिर्फ 9 साल की उम्र में उस छोटे भाई ने जेल तोड़ी, अपने सगे भाई को मारा, अपने माँ बाप को भी निपटा दिया और खुद सीरियस बनकर गद्दी पर बैठ गया। यानी जिसे सब राजा समझ रहे थे वो असल में छोटा भाई है। और उस पूरी जेल में सिर्फ एक ही इंसान था जो उसे योर हाइनेस कहकर इज्जत देता था, वही चांसलर राफेल। बाकी सब तो उसे जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। सीरियस बाहर से भले ही भाव ना दे, पर दिल से वो मानता था कि सिर्फ राफेल ही उसके साथ है। सीन शिफ्ट होता है, कट टू प्रेजेंट। हमारी क्वीन कीना पहुंचती है सीधे ट्रेजरी ऑफिस में देश का लेखा जोखा देखने। वहाँ के क्लर्क आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं, अरे ये वही महारानी है ना जो 7 महीने में से कमरे में बंद थी, अचानक यहाँ क्यों आ गई? तभी वहाँ एंट्री होती है मिनिस्टर ऑफिस फाइनेंस की। एटीट्यूड को देखो भाई साहब, क्या क्वीन के सामने बैठा है पर अपनी सीट से खड़ा तक नहीं हुआ। अच्छा, और हंसते हुए कहता है, अच्छा तो आपको देश की फाइनेंशियल कंडीशन समझनी है। महारानी जी बुरा मत मानिएगा, पर सनक भी होने की एक लिमिट होती है। क्या आपको लेजर्स देखकर कुछ समझ भी आएगा? मिनिस्टर को लगा कि ये राजा का खिलौना है, इसे क्या ही पता होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने आप में ही बहुत बड़ी तोप है। उसने सीधे मिनिस्टर की आंखों में आंखें डाली। तो मिनिस्टर वॉल्टिस, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे दिखाना नहीं चाहते? भले ही मैं सिर्फ नाम की रानी हूँ, पर हूँ तो इस देश की इकलौती इम्पीरियल कॉन्सर्ट, और मैं किसी को भी खुद को नीचा दिखाने का मौका नहीं दूंगी। महारानी का ऐसा रौद्र रूप देखकर मिनिस्टर तुरंत खड़ा होता है और बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज़ आप इस तरफ आइए। और अंदर जाते ही कीना अपनी दासी के साथ बुक्स छानना शुरू कर देती है। बुक्स का पहाड़ देखकर वो कहती है, जान दाव पर है, कुछ तो ढूंढना ही होगा। और तभी उसे मिल जाता है, आखिरकार मिल गया। लेजर्स में लिखा है कि कैपिटल के अनाथालय के रिपेयर के लिए बहुत बड़ा फंड भेजा गया है। लेकिन जब मैं हकीम गामा के यहाँ गई थी, मैंने वो अनाथालय देखा था। वो तो एकदम टूटा फूटा खंडहर था, यहाँ कोई रिपेयर नहीं हुआ था। कहानी का ट्विस्ट सुनो। जानते हो कि उस अनाथालय के रिपेयर का पूरा जिम्मेदारी राफेल के हाथ में था। आखिरकार चोर पकड़ा गया। राजा की नाक के नीचे से वो पैसा खा रहा है। अब कीना को मिल चुका है राफेल के खिलाफ वो पक्का सबूत, जिससे वो सीरियस का ट्रस्ट जीत सकती है। कीना क्लर्क की तरफ देखती है और उससे कहती है कि वो सारे लेजर्स को कुछ दिन के लिए बोरो कर रही है। उसका प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर था, ये सबूत सीधे सीरियस को दिखाओ। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा और खुद ब खुद राफेल का पत्ता कट जाएगा।
पर भाई राजा से मिलना कोई आसान बात है क्या। 1 वीक लेटर, पूरा 1 हफ्ता बीत गया है। कीना ने कितनी बार राजा से मिलने की रिक्वेस्ट की, पर साइको राजा ने हर बार रिजेक्ट ही कर दिया। आखिर में जब कीना थक हार कर सोचती है कि सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलेगा, अब सीधे एम्बुश करना पड़ेगा। सीन बदलता है। अब सीन में एम्परर का बेडरूम के बाहर का कॉरिडोर दिखाया जाता है। आधी रात को कीना सबूतों का पुलिंदा सीने से चिपकाकर सीधे राजा के बेडरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। वो थक कर हाँफ रही थी, तभी दूर से भारी कदमों की आहट होती है। राजा सीरियस आता है। तभी गार्ड्स ने कीना को देखा और वो चिल्लाने लगे, कौन है वहाँ। और उन्होंने सीधे अपनी एम्परर्स के सामने ही तलवार तान दी। और ये सब सीरियस के सामने होता है। हद तो तब हो गई जब सीरियस ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। और कीना मन ही मन चिढ़ते हुए सोचती है कि हद है, मतलब इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये लोग मुझ पर उल्टा तलवार तान रहे हैं इसकी ही वाइफ के सामने। कीना सेल्फ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे आपको बतानी है। सीरियस बिना कुछ बोले सीधे अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। हमारी कीना सोचती है, इसका मतलब मुझे भी अंदर आना होगा, है ना। और वो भी एक्सक्यूज़ मी कहकर पीछे रूम बेडरूम में कदम रखते ही कीना को याद आता है कि शादी की रात में भी इस राजा ने उसे अकेले छोड़ दिया था, इसलिए वो इस रूम में पहली बार आई है। वो कमरे को देख ही रही होती है कि तभी और सीरियस सीधे अपनी शर्ट उतार कर फेंक देता है। कीना एकदम ब्लश करने लगती है और वो हाँफते हुए कहती है, कीना अपने मन में चिल्लाते हुए कहती है, भाई ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैं किसी एडल्ट मर्द को ऐसे बिना कपड़े के देख रही हूँ। ओ गॉड, पर ये शर्ट क्यों उतार रहा है और ये मेरी तरफ ऐसे क्यों बढ़ रहा है। द एम्परर खड़ा होता है एकदम एब्स और मुस्कुराकर ग्रीक गॉड बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए। हमारी बेचारी क्वीन का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो डर कर पीछे हटती है और कीना शर्माते हुए कहती है, आप कपड़े क्यों उतार रहे हैं। क्यों, तुम मुझसे भीख मांगने आई हो ना कि मैं आज रात तुम्हारे साथ सोऊं। क्यों, सही कहा ना। ओ भाई, मतलब राजा को लगा कि लड़की यहाँ रोमांस करने आई है, जबकि वो करोड़ों का घोटाला फाइल लेकर खड़ी है। क्या गजब की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और रायता फैल जाता है। अब हमारी क्वीन इस साइको राजा को फाइल्स दिखाएगी या फिर बात कुछ और ही हो जाएगी। अगले नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। सी यू, टाटा, बाय बाय।